everyone, welcome back to another video from your book Social Science. We are doing chapter number 4, Agriculture, from your geography part of the book, and I hope you find this chapter interesting. So get set ready and we're going to start. Alright, so what do you mean by agriculture? You must have heard about this name, right? So agriculture is one of the most oldest activities that has been going through in the world. Okay, so you can see that this is the oldest activities जो human beings जिससे edible plants मतलब जो चीज़ें हम अपने आप के लिए खाने के लिए कंज्यूम करते हैं वो सब चीज़ें जो प्रोड्यूस होती हैं वो एग्रीकल्चर की वजह से प्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है। और जो एग्रीकल्चर है वो सिर्फ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स में ही अब डील नहीं करता और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है एग्रीकल्चर। इट इज़ द रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक ऑल्सो, ठीक है। अब एग्रीकल्चर दो लेटिन वर्ड्स को जोड़ के बना है। फर्स्ट इज एगर जिसका मतलब है कल्चर, ठीक है, और नेक्स्ट है कल्टिवेट जिसका मतलब है कल्टिवेशन ऑफ लैंड, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हैव यू एवर थॉट हाउ आलू स्टफ्ड पराठा, यू कैन से पोटैटो स्टफ्ड पराठा इज मेड। तो वो क्या पूछ रहे हैं कि तुमने कभी देखा है कि आलू का पराठा कैसे बनता है, ठीक है। अब it is mainly made up of wheat flour and potato which we get directly from the seeds. So they are saying जो भी तुम आलू का पराठा खाते हो वो ऐसी है जिसके अंदर जो पोटैटो है, जो आलू है और जो व्हीट फ्लावर है, जो आटा हम यूज़ कर रहे हैं, वो दोनों चीज़ें हमें फील्ड्स, हमें एग्रीकल्चर की वजह से मिलती है, राइट। They have given you just a fun example, okay. 3 main activities are involved in the making of stuffed aloo paratha, okay. So what they'll tell you that what are the activities that are used to make aloo paratha. First, the wheat and potatoes they are grown on the field. सबसे पहले आप wheat को और potatoes को field को obviously grow करते हैं। फिर जो wheat flour है और potato stuffing जो है वो prepare होती है पराठा के लिए, ठीक है। और पराठा फिर finally तुम cook कर सकते हो, ठीक है। That's how you make aloo paratha. Exact recipes here. Thus, we have seen the agricultural products have not been consumed directly. They need to be converted into finished products that are suitable for human consumption through different activities. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सबसे पहले हमारे पास आती है प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकंड हमारे पास आती है सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड देन आती है टर्शरी एक्टिविटीज। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में, ठीक है। ऑल दी एक्टिविटीज जो हम रिलेटेड है गैदरिंग, एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से, उन्हें हम प्राइमरी एक्टिविटीज बोलते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी एक्टिविटीज का एग्जाम्पल क्या है? एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, कैटल रियरिंग, lumbering, etc. These are the examples of primary activities. Next is secondary activities. वो activities जो हमें primary activities से मिलती है, उन activities को हम secondary activities बोलते हैं। जैसे making of clothes, natural fibers, हम clothes उनसे बना रहे हैं ना, natural fibers agriculture की वजह से present है, ठीक है। और अब हमें उस agriculture की वजह से जो हमें natural fiber मिला है उससे हम अपने clothes बनाए। तो clothes, हमारे making of clothes is a what? Is a process which is secondary. Okay, I hope this is clear. Manufacturing of iron or stainless steel, ठीक है, processing agricultural or animal products so that they may be consumed. Manufacturing automobiles, etc. तो ये सब हमारे agricultural की secondary activities हैं. Next क्या है हमारे पास? Tertiary activities. Tertiary activities क्या है? जो हमारी as a society सब हमारी render करते हैं. As a society सबके पास available है. जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गई, मेडिसिन, ठीक है, टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, ये सारी एक्टिविटीज एज ए कम्युनिटी हर इंसान कोई भी कर सकता है। सबसे पहले क्या है? एग्रीकल्चर, जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है, ठीक है। मोर देन 50% पॉपुलेशन की 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो इंगेज हैं एग्रीकल्चर में और एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज में। इन इंडिया 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, इंडिया में 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है। एग्रीकल्चर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग मिलियंस ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो गांव के लोग हैं या फिर जो नॉर्मल लोग हैं, हम भी जैसे, वी आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन दी एग्रीकल्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग। सबसे पहले हमारे पास आते हैं फिजिकल फैक्टर्स जो एग्रीकल्चर को डिपेंड करते हैं और फिर अफेक्ट करते हैं, और दूसरी क्या है? ह्यूमन इनपुट्स। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल फैक्टर्स में, ठीक है। वी हैव टोपोग्राफी फर्स्ट, मतलब लोकेशन। टोपोग्राफी वो प्लेस है जहाँ पे वो एक ऐसा प्लेस जो होती है ना, बहुत मेजर फैक्टर प्ले करती है जब आप एग्रीकल्चर की फील्ड में होते हैं, ठीक है। अगर किसी जगह का लोकेशन अच्छी नहीं होगी, ऑन द बेसिस ऑफ वेदर उसका अच्छा नहीं होगा, क्लाइमेट उसका अच्छा नहीं होगा, तो कोई फायदा ही नहीं है ना एग्रीकल्चर करने का। तो टोपोग्राफी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है एग्रीकल्चर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है वो लैंड कैसा है, वो फ्लैट है या फिर वो बहुत ज़्यादा अनइवन है।
तो फ्लैट लैंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फ्लैट लैंड्स और प्लेन्स जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, दे आर द मोस्ट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर ऑन द अदर हैंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ऑन हाउ माउंटेन्स कैन बी डिफिकल्ट, जो हाई माउंटेन पीक्स है वहाँ पे एग्रीकल्चर करना बहुत डिफिकल्ट है। तो टोपोग्राफी जो लोकेशन ऑफ द लैंड है उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो माउंटेन एरियाज की जो सॉइल होती है इट इज़ लेस फर्टाइल एज कम्पेयर टू द प्लेन लैंड्स, ठीक है। टोपोग्राफी ऑफ अ प्लेस वन ऑफ द मेन फैक्टर्स, ठीक है। तो क्रॉप प्रोडक्शन का मेन जो इफेक्टिंग जो फैक्टर है जो उससे इफेक्ट होता है वो क्या है? टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी इज द लोकेशन। नेक्स्ट इज योर सॉइल। अब क्रॉप्स ग्रो एंड डेवलप इन सॉइल, हेंस सॉइल टाइप एंड क्वालिटी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द प्रोडक्शन। तो सॉइल कैसी है, किस टाइप की सॉइल है, कितनी फर्टाइल सॉइल है, ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं रोल जब हम अपने क्रॉप प्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। बिल्कुल प्रॉपर फर्टिलिटी होनी चाहिए। कुछ जो हमारे क्रॉप्स होते हैं उन्हें हाई फर्टिलिटी चाहिए होती है, किसी को बिल्कुल मीडियम, किसी को लो। उस हिसाब से जो एग्रीकल्चर जो कल्टिवेटर है उसे पता होना चाहिए कि मुझे क्या काम करना है फॉर दिस पर्टिकुलर क्रॉप, ठीक है। अब वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली बात है। प्लांट्स की ग्रोथ को हमें पानी तो चाहिए ही, राइट। द प्लांट्स दैट वी हैव इन आवर हाउस ऑल्सो, उन्हें भी ग्रो करने के लिए हमें पानी, सनलाइट, राइट, और एयर, ये सब चीज़ें चाहिए ही है ना। तो ऐसी एग्रीकल्चर के लिए वाटर बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ठीक है, फॉर द वाइटल ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। तो सबसे बड़ी बेस्ट सोर्स क्या है एग्रीकल्चर के लिए अगर हमें पानी देना हो अपने क्रॉप्स को? रेनफॉल, ठीक है। तो रेनफॉल इज द बेस्ट सोर्स। अदरवाइज इरिगेशन फैसिलिटीज भी प्रॉपर होनी चाहिए। इरिगेशन मतलब इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स, नहीं वाटरिंग द एग्रीकल्चरल फील्ड्स। तो उस प्रोसेस को जिससे हम एग्रीकल्चर की बड़े बड़े फील्ड्स को, क्रॉप्स को हम एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं जब हम, और उनको हम पानी देते हैं, उस प्रोसेस को हम इरिगेशन, ठीक है। तो इरिगेशन प्रॉपरली किया जाना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कितना पानी अवेलेबल है और हमें कितना पानी देना है। ये नहीं एक्सेस में दे दो, एक्सेस में दोगे तो तुम्हारे क्रॉप्स बेकार हो जाएंगे, और कम दोगे तो तब भी वो ग्रो नहीं करेंगे। तो यू हैव टू हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट इट, ठीक है। फिर आता है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है व्हेन यू टॉक अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। अब जैसे कुछ क्रॉप्स हो गए, जैसे हमारा व्हीट हो गया, ठीक है, इन्हें मॉडरेट सा टेम्परेचर चाहिए होता है, ये नहीं कि बहुत धूप या बहुत ज़्यादा ठंड, दे नीड अ मॉडरेट क्लाइमेट। तो इसलिए क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमन इनपुट्स। अब जो ह्यूमन अपनी तरफ से डाल रहे हैं, मशीनरी, टूल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीज़ें ह्यूमंस कर रहे हैं ना, ये खुद से तो नहीं हो रही है। जैसे इरिगेशन, लेबर, ट्रांसपोर्ट, ये सारी एक्टिविटीज ह्यूमंस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है मशीनरी और टूल्स, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं? मशीनरी और टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो सिर्फ टाइम ही नहीं, लेबर और फार्मर्स को भी इनहेंस करता है। टाइम तो ऑब्वियसली मशीन्स की यूज से टाइम तो आपका सेव होगा ही, पर आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। जो फार्मर्स हैं उनको बहुत बहुत चीजें पता चलती हैं अबाउट द क्रॉप। जैसे फर्टिलाइजर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स को हम यूज करते हैं for the increase of agricultural production. They provide necessary nutrients to the soil required for the growth of plants. Next क्या है? Means of irrigation. कि irrigation के जो means है वो कैसे होना चाहिए और irrigation कैसे कैसे तुम कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे रेन और रिवर वाटर बहुत अच्छे से अवेलेबल नहीं होता है, जहाँ पे अच्छे से रेनफॉल नहीं होती है और पानी रिवर्स के थ्रू अच्छे से अवेलेबल नहीं होता है, तो क्या करते हैं? इरिगेशन के मेथड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। इरिगेशन से जो लैंड है वो काफ़ी बेटर हो सकता है व्हेन इट नीड्स वाटर। नेक्स्ट क्या है? लेबर। अब जो सारी हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, कितनी भी मशीन्स आ जाए, लेबर का इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे पैडी फील्ड्स हैं, उसके अंदर लेबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ट्रांसप्लांट करने के लिए, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे बोने के लिए। यू ऑल नीड लेबर फॉर दैट। तो लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? क्रॉप्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्रॉप्स, ठीक है। कि अगर कहीं कुछ क्रॉप बन गया उसे कहीं और भेजना एंड देन मार्केट्स में भेजना, तो सब चीज़ के लिए ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो क्रॉप्स हमारे बेकार हो सकते हैं। अगर सोचो टाइमली क्रॉप तो बन गया पर उसे ट्रांसपोर्ट नहीं किया गया ऑन टाइम मार्केट्स में, तो ऑब्वियसली वो क्रॉप बेकार हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी एब्सेंट नहीं होना चाहिए, हमेशा रेडिली अवेलेबल होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर में आता है। अब आते हैं हम फार्म सिस्टम पे, ठीक है। एग्रीकल्चर को हम एक वेल मैनेज सिस्टम की तरह भी बुलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर रिक्वायर क्या क्या होती हैं चीज़ें एज इनपुट्स, जैसे सीड्स, मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, लेबर, रेनफॉल, सनशाइन, ये सारी चीज़ें हमारी एज इनपुट्स यूज की जाती हैं।
Some of the operations involved in the system are, कौन से operations हैं, जैसे plowing हो गया, sowing, harvesting, ये सब words आपने I am sure पढ़े होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास after this we have the types of agriculture। हमारे पास 2 types की agriculture होती है। सबसे पहले हमारे पास आती है subsistence farming और फिर we have commercial farming। subsistence में देखते हैं क्या होता है, crops जो है mainly subsistence farming में जो farmer की needs हैं उससे ही fulfill कर पाते हैं, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी है बहुत कम लेवल की यूज होती है इसकी, ठीक है। और जो फार्मर्स हैं वो सारे फैमिली मेंबर्स, एक फैमिली के सारे मेंबर्स उस कल्टीवेशन, उस लैंड के कल्टीवेशन में लगे पड़े होते हैं, ठीक है। अब कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज प्रैक्टिस ट्रेडिशनली, यहाँ पे जो प्रैक्टिस होती है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स की वो ट्रेडिशनल वेज में की जाती है। असिस्टेंस फार्मिंग भी 2 टाइप की होती है, सबसे पहले इंटेंसिव और फिर प्रिमिटिव। सबसे पहले हम देखते हैं इंटेंसिव में क्या है। इंटेंसिव में स्मॉल पीस ऑफ लैंड के अंदर की जाती है सबसे पहले, ठीक है। और इस फार्मिंग में बेसिक फार्मिंग के टूल्स चाहिए होते हैं, ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए होती, ठीक है। और ये कम्प्लीटली या फिर बहुत ज्यादा हेविली किस पे डिपेंड करती है, ह्यूमन लेबर पे। मोर देन मशीन्स ये ह्यूमंस पे ज्यादा डिपेंडेंट होती है इसकी प्रॉपर इरिगेशन, प्रॉपर एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर अब एक क्रॉप जो है सिर्फ एक ही क्रॉप रेज हो पाएगा विद इन दी ईयर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब कौन कौन से फूड क्रॉप्स जैसे राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस, ये सारे जो फूड क्रॉप्स हैं ये हमारे ग्रो किए जाते हैं व्हेन इट कम्स टू इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ओके, नेक्स्ट इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इज मेनली प्रैक्टिस इन थिकली, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो लेबर आराम से मिल पाएगी, ठीक है। जैसे साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट हो गया, एंड जहाँ पे मानसून बहुत आराम से रेडली हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। वो जो है हमारी ट्रेडिशनल वेज ऑफ फार्मिंग में डिपेंड करती है। सबसे पहले आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि जो ट्रीज है वो कट करी जाती हैं और जो लैंड है वो जो उसका ऐश हो जाता है, रह जाता है, उसे हम ट्रीज को कट करके जला देते हैं और जो उसका ऐश बचता है उससे हम मैन्योर बनाते हैं। तो बहुत ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। 2-3 साल बाद जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देती है तो जो फार्मर्स है वो उठ के दूसरे लैंड पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। अपने जो सारा सामान लेके दे गो टू अ न्यू लैंड, ठीक है। द लैंड इज अगेन प्रिपेयर्ड इन द अबव मेंशन्ड मैनर। ऐसे ही ये प्रोसेस फिर से बनता है और हमारे जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का प्रोसेस यही होता है कि एक लैंड को प्रॉपर बनाया, उस पर कल्टीवेशन की 2-3 साल, बेकार हो गया, फिर दूसरा लैंड पे चले गए, फिर से उस पर वही किया, एंड द प्रोसेस, द साइकिल इज ऑन ऑल द टाइम, ठीक है। अब कहाँ पे प्रैक्टिस होता है एक बार ये देख लेते हैं। प्रैक्टिस होता है अमेज़न बेसिन में, कॉन्गो बेसिन में, साउथ ईस्ट एशिया में और नदर्न ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले फिर सेकंड हमारे पास आता है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है, जो ये नोमैड्स जो ट्राइब्स कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। इन दिस काइंड ऑफ फार्मिंग हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर कैटल। तो शिफ्टिंग में तो वो अपने लैंड को ही शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं, अपने लैंड को छोड़ के दूसरी जगह लैंड पे जाते हैं। नोमैडिक में क्या है, जब वो अपनी कैटल को एक ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे प्रॉपर सब कुछ मिले और वो अपने कैटल को फिर बाद में यूज कर पाए, तो व्हेन दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर कैटल, ठीक है, उसे हम नोमैडिक हर्डिंग बोलते हैं। नोमैडिक हर्डिंग किस पे डिपेंड करती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस पे और नेचर ऑफ द टेरेन पे बहुत कंप्लीटली डिपेंड है। फिर उसके बाद ये कॉमन एनिमल, वो ऐसे ऐसे एनिमल्स लेके जाते हैं जो कॉमन चीज़ें, जैसे हमारे मिल्क, मीट, हाइड, स्किन्स, वूल्स, ये सब चीज़ें जो हमें आराम से दे पाएँ, उनके लिए उन एनिमल्स को वो आराम से बैठ के रियर करते हैं। दिस प्लेस कहाँ पे प्लेस होते हैं, सेमी एरिड और ड्राई एरियाज में, जैसे एशिया हो गया, सेंट्रल एशिया, सहारा डेजर्ट, राजस्थान के कुछ पार्ट्स में, जम्मू एंड कश्मीर, ये सब जगहों पे हम इनको आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, जो हमारा ट्रेडिंग के लिए बहुत इजीली काम आ सकता है, जो हमें लार्ज प्रॉफिट्स दे पाए, ठीक है। तो कमर्शियल मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कमर्शियल प्रॉफिट का, कमर्शियल ट्रेड का, व्हाट डू यू से, इट इज द मेन व्हाट डू यू से ऑब्जेक्टिव इज ट्रेडिंग, ठीक है, कि आराम से ट्रेड हो पाए। फिर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स इज डन बाय कमर्शियल पर्पसेस। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन लार्ज वास्ट एरियाज, बहुत ज़्यादा वास्ट एरियाज में मैंने प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और कमर्शियल फार्मिंग इज कैपिटल इंटेंसिव, तो इसके अंदर तुम्हें कैपिटल की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। कैपिटल का मतलब क्या है, कैपिटल मतलब ऑल द मशीन्स, जो भी तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, मशीन हो गई आपकी, फिर उसके बाद आपकी सारी टेक्नोलॉजी हो गई, वो सब कैपिटल में आती है। जब आप एग्रीकल्चर की बात करते हो और कैपिटल वर्ड यूज हो तो इसका मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, जो भी चीज़ें हम एज अ ह्यूमन लगा रहे हैं उसे कैपिटल बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या है, लाइफस्टॉक रैंचिंग, 4 टाइप्स देखते हैं सबसे पहले इसकी, लाइफस्टॉक रैंचिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग। सबसे पहले हमारे पास आती है लाइफस्टॉक रैंचिंग।
अब लाइवस्टॉक ब्रांचिंग में क्या होता है, ये एक्सटेंसिव टेम्परेट ग्रासलैंड्स में की जाती है इसकी ऐसे ब्रांचिंग की कल्टीवेशन, ठीक है। अब जहाँ पे कैटल बहुत ज्यादा नंबर में है, शीप्स गोट्स बहुत ज्यादा हाई नंबर में प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। अब रेनडियर जो है वो भी रखे जाते हैं सब आर्कटिक लैंड्स ऑफ साइबेरिया। फिर उसके बाद in this type of pastoralism vegetation cover is continuous, जो vegetation का cover है वो continuous है, ठीक है। कोई भी माइग्रेशन नहीं है वाटर और सीड्स के लिए, ठीक है। एवरीथिंग इज ऑल सॉर्टेड इन दिस। द नेक्स्ट पॉइंट इज एनी डेफिशिएंसी इन pasture is substituted by cultivating crops used as fodder or by using manufacturing feeds, ठीक है। यूएसए, न्यूजीलैंड और नदर्न ऑस्ट्रेलिया ये बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड एरियाज हैं जहाँ पे कमर्शियल क्रॉपिंग, कमर्शियल कल्टीवेशन और कमर्शियल रैंचिंग आराम से हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ फार्मिंग कौन सी है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ठीक है। इस टाइप ऑफ फार्मिंग में क्रॉप्स जो है वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए बनाए जाते हैं, मतलब सेल और एक्सपोर्ट के लिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। अब जो हमारी व्हीट एंड राइस है वो कुछ कॉमन क्रॉप्स है, हमें पता है। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग प्रैक्टिस ऐसे लैंड्स पे होती है जो बहुत बड़े बड़े लार्ज 100 हेक्टेयर्स के लैंड्स है, ठीक है, इन्हें हम फार्म्स बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडर्न और हाई इक्विपमेंट्स भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स में तुम इसे उगा सकते हो, जैसे प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, स्टेपीज ऑफ रशिया, ओके, एंड पम्पास ऑफ अर्जेंटीना। Then, due to moderate rainfall, short growing season and severe winters, cultivation is restricted to a single crop in this type of farming, ठीक है। तो जो कल्टीवेशन है वो एक सीजन में एक ही क्रॉप की हो सकती है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू वन क्रॉप ओनली। नेक्स्ट इज योर मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, जो फूड ग्रेन्स भी बन रहे हैं और एनिमल्स की रियरिंग भी हो रही है। आप देख सकते हो इस पिक्चर में राइट हियर, यहाँ पे क्रॉपिंग भी हो रही है और एनिमल्स अपने रियरिंग भी कर रहे हैं, तो इसे हम मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। अब इसके अंदर दोनों एक्टिविटीज सेम लैंड पे हो जाती है। रियरिंग की वजह से प्लांट्स की जो हमारे उग रहा है उसकी फर्टिलिटी भी अच्छी होगी और हमारे एनिमल्स की भी बेनिफिट हो जाएगा, तो दोनों एक्टिविटीज एक साथ हो जाती है, ठीक है। एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट, इससे क्या मिलता है हमें, एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे एग हो गया, मिल्क हो गया, मीट हो गया, इस सबसे हमें आराम से ऑब्टेन हो सकता है, ठीक है। काउ डंग इज यूज्ड एज अ नेचुरल मैन्योर व्हिच इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड आल्सो एनहांसेस द क्रॉप प्रोडक्शन। तो मैन्योर को हम यूज करते हैं किस तरीके के लिए, हम यूज करते हैं उसे अपने सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने। अब मिक्स्ड फार्मिंग कहाँ प्रैक्टिस होती है, हाईली पॉपुलेटेड एरियाज में होती है, जैसे यूएसए, अर्जेंटीना, सदर्न ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड सम कंट्रीज ऑफ द यूरोप ऑल्सो, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव प्लांटेशन फार्मिंग। अब इसे भी हम, ये भी एक टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग ही होती है, ठीक है, जो हमारे को प्रॉफिट दे सकती है। अब एक ये ऐसी फार्मिंग है जहाँ पे एक बड़े से लैंड पे, बड़े से एरिया पे सिर्फ एक क्रॉप उग रहा होता है, ठीक है। ये बहुत लेबर इंटेंसिव भी है, इसमें लेबर और कैपिटल दोनों चाहिए होता है, ठीक है। अब क्या है इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि एकदम जैसे ही कोई कल्टिवेट हुआ तो उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है आगे के प्रोसेस के लिए। कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स का नाम भी यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हो, टी, कॉफी, स्पाइसेस, रबर, बनाना, शुगरकेन एंड कॉटन, ठीक है। अब ये बेसिकली ट्रॉपिकल कंट्रीज में, जैसे रबर प्लांटेशन मलेशिया में है, कॉफी प्लांटेशन ब्राजील में है और टी प्लांटेशन इंडिया और श्रीलंका में है, तो ये ऐसी जगहों पर बनाए जाते हैं। अब हमारे पास आते हैं मेजर फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स के बारे में मतलब मेजर क्रॉप्स, अब मेजर क्रॉप्स के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं फूड क्रॉप्स, सेकंड आते हैं नॉन फूड क्रॉप्स। एंड हम नॉन फूड क्रॉप्स को एक और भी वर्ड से बोल सकते हैं, लाइक इट्स नॉट रिटन हियर बट यू कैन आल्सो कॉल इट एज कैश क्रॉप्स, ओके, इसे हम कैश क्रॉप्स बोल सकते हैं। फूड क्रॉप्स क्या है, जो हम कंज्यूम करते हैं, जैसे सीरियल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, ये सारे हमारे हो गए फूड क्रॉप्स। और नॉन फूड क्रॉप्स क्या है, जो हमें किसी न किसी वे में प्रॉफिट दे सकते हैं, जैसे फाइबर क्रॉप्स, बेवरेज क्रॉप्स, इंडस्ट्रियल क्रॉप्स, इसके एग्जांपल्स भी आप देख सकते हो, ये सारे इसके एग्जांपल्स प्रेजेंट हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू फूड क्रॉप्स, ठीक है। दिस इज अ टेबल नाउ, जहाँ पे इसमें बता रखा है कि राइस, व्हीट, मिलेट एंड मेज के बारे में बता रखा है कि राइस के लिए कौन सा क्लाइमेट बेस्ट है, क्या रीजन बेस्ट है, क्या सॉइल बेस्ट है। So this table you can all just read very thoroughly and you will find no problem. Okay, I'll tell you how you have to read. Like for example, we are reading about rice. Rice is the major food crop. ठीक है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको आराम से मिल सकता है। हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और ये बेस्ट कहाँ पे ग्रो होता है, अलूवियल सोल में। So you take this table, you can all just read. Again, we have the fiber crops now. ठीक है, फाइबर क्रॉप्स कौन कौन से हो गए, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गए, टी, कॉफी, राइट, these are your fiber crops. फाइबर क्रॉप्स जैसे कॉटन है,
कॉटन के लिए यू नीड हाई टेम्परेचर और रेनफॉल शुड बी लेस, ठीक है। और सॉइल कैसे चाहिए होती है तुमको, ब्लैक सॉइल या फिर अलूवियल सॉइल यू नीड फॉर योर कॉटन कल्टिवेशन। फिर मेजर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स कौन है, चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील, ये बहुत ज़्यादा मेजर प्रोड्यूसर्स हैं वर्ल्ड में। इंडिया में कौन कौन है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। जस्ट लाइक दैट यू कैन रीड अबाउट जूट एंड योर जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, सो डू नॉट मिस इट। ओके, नेक्स्ट वी हैव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कि तुम एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस को डेवलप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तुम एरेबल लैंड को बढ़ाओ, जो भी फर्टाइल लैंड है उसकी इंक्रीज करो, ठीक है। मेथड्स ऑफ फार्मिंग एंड इरिगेशन को बढ़ाओ, ठीक है, प्रॉपर मेथड यूज करना चाहिए हमें। हाई यील्डिंग क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की सीड्स अगर हम यूज करेंगे तो हमारी अवेलेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, सीड्स की और क्रॉप्स की। फिर हमें हाई टेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स जैसे ट्रैक्टर्स हो गए, ठीक है, हार्वेस्टर्स हो गए, हाई टेक्नोलॉजी के यूज करने चाहिए। इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फैसिलिटीज, स्टोरेज फैसिलिटीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रॉपर ट्रांसपोर्ट और प्रॉपरली अपने क्रॉप्स को स्टोर कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है डिफरेंट एरियाज में वेरी करता है। इन डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कनाडा, यूएसए, रशिया में लार्ज लैंड्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है, और जहाँ पे तुम बड़े ऑन अ लार्ज स्केल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हो। पर जो कुछ डेवलप्डली बहुत ज़्यादा अंडर डेवलपिंग है अभी कंट्रीज, उसकी जो डेंसिटी हाई होती है और जो उसकी लैंड होता है वो बहुत कम होती है फॉर कल्टिवेशन। तो मैन जो इंसान है उसे बहुत ज़्यादा प्रॉपरली दिमाग से सोच के करना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू योर एग्रीकल्चर, ठीक है। दिस इज योर केस स्टडी हाउ फार्मिंग इज डन इन यूएसए. You can all just give it a thorough read and you will be all sorted. This is the glossary. Now we are going to do the back exercises of this chapter. Let's see what we have in here. Okay, first we have the MCQs. More than -% of the population in the world depends on agriculture. More than 66% of the population. Exact number is this one. The type of agriculture practice in India is intensive. So A1 is the answer for this one. The term white revolution refers to the increased production of milk. B. Dash and dash are two fiber crops, cotton and jute. Again, this is the B one. Okay, moving on to the fifth one, and then the fill in the blanks. The two most important staple food crops of the world are rice and wheat. Now the fill in the blanks. Cotton and jute are two fiber crops. Dash is the largest producer of coffee, Brazil. Okay. Services rendered to the society are included in the tertiary activities. Then next is the commercial farming is a capital intensive. Okay, cultivation of food grains and rearing of animals is practiced together in the mixed farming. Okay, I hope this is clear. Moving on to the true and false of this chapter now. First is rabi is a rice is a rabi crop. False. Agriculture is a primitive activity too. True. Okay, shifting cultivation is also called slash or burn agriculture. True. Okay, in India extensive farming is practiced. No, intensive farming. False. The crops provide raw materials for agro-based industries. True. Okay, now first question is describe shifting cultivation. I told you that how it is done. That the first एक land पे सारे जो हमारे trees हैं उन्हें cut down करा जाता है, उनके जो left outs हैं उसे burn करके ash को manure की तरह use करते हैं। उसके बाद उस लैंड में प्रॉपर्ली कल्टिवेशन करते हैं 2-3 साल तक, ठीक है, और जैसे ही उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है दे मूव दे शिफ्ट टू अ न्यू लैंड ऑल द फार्मर्स देयर, जिसको हम शिफ्टिंग कल्टिवेशन बोलते हैं। यू कैन राइट फ्रॉम द टेक्स्ट इन योर बुक, ठीक है। अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहाँ पे प्रैक्टिस होती है, प्लांटेशन हमने पढ़ा था ब्राजील में जो है लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर है, राइट, इंडिया एंड चाइना इज द टी प्रोड्यूसर, सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन राइट इन दिस वन, राइट। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल कंडीशंस नीड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन एंड राइस। तो आपको क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं, तो आप इस टेबल से देख सकते हो। फाइनली कॉटन एंड राइस उन्होंने पूछा है आपसे, तो राइस के लिए तो आप डेफिनेटली ये पार्ट लिख सकते हो कि आपको क्या क्या चाहिए, क्लाइमेट कैसे चाहिए आपको, रीजन कैसे चाहिए, तो यू कैन राइट ट्रॉपिकल, यू नीड दिस क्लाइमेट एंड दिस टेम्परेचर, दिस ऑल यू नीड, right? And for your next one, they're asking for your cotton, right? So from cotton also you can write the climate and the soil that you have to use in the cotton production. So it's easy, nothing to worry about, right? Moving on to the next question, we have which crop is known as the golden fiber? Remember, I told you it's important. Like just now, before ending the chapter, I have just told you it's right here present. The jute is the golden fiber. Okay, so you can write jute is the golden fiber and you can write some lines about it.
that it is a fiber crop and it comes in the category of the cash crops. Okay, how is dairy farming different from mixed farming? This you have to write yourself. You all know dairy farming is where the only cattle is reared. कि सिर्फ कैटल रेयर हो रही है और कुछ नहीं होगा, तो वो डेयरी फार्मिंग में आता है. फिर मिक्स्ड में क्या आता है कि कैटल और जो हमारा फार्म है वो एक साथ जब रेयर हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड. So this you can write in your own language. I hope you are understood what it is. That's it for this video. I hope you were able to understand. Read the chapter again and again and you will find it very, very, very easy. Okay, I'll meet you in the next one now. Stay tuned, stay connected, and bye-bye.